हेलो बच्चों। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 11 ग्राम श्री। ग्राम का अर्थ होता है गांव और श्री अर्थात शोभा या सुंदरता। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में गांव की सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। शीत ऋतु या ठंड का मौसम और उसके बाद जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब इन ऋतुओं की सुंदरता गांव में ही देखने को मिलती है। आप लोगों ने गांव तो देखा ही होगा। इस कविता को पढ़ते समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आंखों के सामने गांव की सुंदरता बिखरी पड़ी है। आइए हम लोग आसान भाषा में गांव की सुंदरता का अनुभव करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। मखमल या वेलवेट कपड़ा जो अत्यंत मुलायम होता है। कवि कहते हैं कि गांव के बड़े बड़े खेतों में दूर तक मखमल जैसी कोमल या मुलायम हरियाली फैली हुई है, अर्थात जहां तक दिखाई दे रहा है खेत हरे भरे हैं। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। चांदी उजले रंग का धातु होता है जिससे पायल आदि गहने तथा बर्तन बनाए जाते हैं या और भी कामों में इसका उपयोग होता है। कवि कहते हैं कि उस कोमल कोमल घास पर सुबह सुबह जब ओस की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे खेतों की हरियाली पर चांदी की कोई साफ स्वच्छ जाली बिछी हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हिल अर्थात हिलना, हरित यानी हरा भरा, रुधिर लहू या रक्त को कहते हैं। हरे हरे घासों के हरे हरे शरीर जब हवा के कारण हिलते हैं तब उन पर ठहरी हुई ओस की बूंदें जो पारदर्शी होने के कारण हरे रंग के दिखाई देते हैं। ये हरे रंग की ओस की बूंदें रक्त के समान टपकने लगते हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। श्यामल यानी श्यामला रंग, भूतल अर्थात धरती पर, नील फलक यानी नीला आसमान। सामली मिट्टी पर नीला स्वच्छ आकाश झुककर खेतों की हरियाली पर अपने नीले रंग के आंचल को बिछा रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। वसुधा धरती को कहते हैं, बाली फली या फसल को कहते हैं। कवि कहते हैं कि धरती अत्यधिक रोमांचित या प्रसन्न लग रही है क्योंकि खेतों में जौ और गेहूं की बालियां आ गई हैं, अर्थात फसल में बीज आ गए हैं, फसल तैयार हो गए हैं, इसीलिए धरती बहुत खुश है। अरहर सनई की सोने की किंकनिया है शोभाशाली। अरहर एक प्रकार की दाल होती है। सनई कहते हैं ऐसा पौधा जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है। उसके डंठल जिसे संठी कहा जाता है, पहले लोग उसको जलावन के काम में लाते थे। किंकिनी कमर में पहनने वाले गहने करधनी को कहते हैं। इसमें घुंघरू लगे हुए होते हैं। अरहर और सनई की पकी फसलों पर पीले रंग का फूल सोने के करधनी जैसा लग रही है, जिसे धरती रूपी युवती ने पहन लिया है। उससे धरती और भी सुंदर दिखाई दे रही है। उड़ती भीनी तैलाक के गंध, फूली सरसों पीली पीली। तैलाक के यानी तेलों जैसी सरसों के पीले फूलों के खिल जाने से हवा में तेल की जैसी महक आ रही है, अर्थात हवा तेलों की गंध लिए बह रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। नीलम नीले रंग का रत्न होता है। तीसी या अलसी जिसका पाउडर बनाकर या लड्डू बनाकर लोग खाते हैं। हरे खेतों में कहीं कहीं खिले हुए अलसी के नीले फूल नीलम के समान चमक रहे हैं, जिससे धरती की सुंदरता और भी बढ़ गई है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खरी। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लरी। कवि कहते हैं कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच जब मटर की फसल हवा के कारण हिलती है तो ऐसा लगता है
जैसे वे सभी सखियों की तरह हंसी मजाक कर रही हों। कोमल संदूकों के समान मटर की फलियां बीजों की लड़ियों को छिपाकर लटक रही है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों के वृंतों पर। बसंत ऋतु के आगमन के समय हर जगह रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। हवा चलने पर ऐसा लगता है जैसे ये लहराते फूल अत्यंत खुश होकर खुद उठ उठ कर दूसरे फूलों के डंठलों से परागों से गले मिल रहे हों। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। रजत चांदी को, स्वर्ण सोने को कहते हैं। ढाक या पलाश का पेड़ होता है। कोकिला कोयल को कहते हैं। कवि बसंत ऋतु के आगमन का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां चांदी और सोने के रंग की मंजरियों से या कलियों से लद चुकी हैं। इस समय में पलाश और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। आम के मंजरियों या कलियों की सुगंध से मस्त होकर कोयल भी मंदमस्त होकर कुहू कुहू की आवाज में मधुर गीत गा रही है। महके कटहल, मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम, आलू गोभी बैंगन मूली। मुकुलित यानी पकने को तैयार या अध पके, झड़बेरी बेरों की झाड़ियां, दारिम अनार को कहते हैं। कटहल पक गए हैं जिससे वातावरण में कटहल की खुशबू फैली हुई है। जामुन कुछ पक गए हैं तो कुछ कच्चे हैं। जंगल में बेरों की झाड़ियां छोटे छोटे बेरों से भरकर झूल रही हैं। इस मौसम में आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन मूली आदि कई तरह के फल और सब्जियां खेतों में उग चुके हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जरी। अमली कहते हैं छोटा छोटा आंवला को। पीले मीठे अमरूद पक चुके हैं, पकने के कारण उन पर लाल लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। वे मीठे हो चुके हैं। बेर भी पक कर सुनहरे रंग के हो गए हैं। छोटे छोटे आंवलों से भरी हुई पेड़ की डालियां ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे किसी गहने में मोती जड़े हुए होते हैं। लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। पालक खेतों में लहलहा रहे हैं। धनिया पत्ते की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की बेलें खेतों में फैल गई हैं। मखमल की तरह कोमल टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं। हरी मिर्चों के गुच्छे पेड़ में ऐसे लटके हुए हैं जैसे बड़ी हरी थैली लटक रही हो। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। सरपत कहते हैं घास फूस को। कवि कहते हैं कि गंगा की रेत या बालू पर लहरों के निशान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कई सांपों ने रेत पर से जाते हुए अपने निशान छोड़ दिए हों। रेत पर पड़ती हुई सूरज की किरणें 7 रंग के इंद्रधनुष के समान सतरंगी दिखाई दे रहे हैं। गंगा के किनारे बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत सुंदर लग रहे हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरौठी रहती सोई। सुरखाब एक पक्षी होता है जिसके पंख सुंदर होते हैं। पुलिन अर्थात नदी आदि का किनारा। मगरौठी एक जल पक्षी का नाम है। गंगा या नदी के किनारे बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं जैसे वे कंघी कर रहे हों। सुरखाब या चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरौठी पक्षी गीली रेत पर आराम से सोए हुए हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसिकी,
तारक स्वप्नों में से खोए। हिम आतप यानी सर्दी की धूप निसी रात को कहते हैं। सर्दी की धूप में जब सूरज की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वह खुशी से चमकने लगती है और सुख से सोती हुई दिखाई देती है। सर्दी की रातें ओस के कारण भींगी हुई प्रतीत होती है और तारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे सपने में खोए हुए हों। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। मरकत पन्ना को कहते हैं जो एक हरे रंग का रत्न होता है। निरुपम अर्थात बेजोड़, स्निग्ध सुंदर या सौम्य। गांव में हर तरफ फैली हुई हरियाली ऐसे दिखाई दे रही है जैसे हरे रंग के रत्न पन्नों से भरा कोई डिब्बा खुल गया हो, जिस पर नीलम रत्न के समान नीला आकाश ने अपनी चादर ओढ़ा रखी हो। इस प्रकार शीत ऋतु के अंत में गांव के वातावरण में ऐसी शांति और सुंदरता फैली हुई है जिसको देखने से सभी लोगों का मन मोहित हो रहा है। कविता को हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की सुंदरता मन को हरने वाली होती है या सम्मोहित करने वाली होती है। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, हरियाली पर चमकता हुआ धूप, उगे हुए सुंदर सुंदर फल फूल सब्जियां और फसलों की सुगंध और सुंदरता, पक्षियों का उन्मुक्त होकर सुंदर गीत गाना, शांत वातावरण, सब कुछ लोगों के मन को हरने वाले होते हैं। दूसरा है कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? इसका उत्तर होगा कविता में सर्दी का मौसम और सर्दी समाप्त होते होते बसंत के आगमन के सौंदर्य का वर्णन है। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा गांव में हर तरफ हरे हरे खेत लहराते हैं। इसके सौंदर्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे हरे रंग के रत्न पन्नों से भरा हुआ कोई डिब्बा खुल गया हो। विभिन्न प्रकार की फसलें पन्नों के जैसा जगमग जगमग चमक फैला रहे हों। चौथा है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? इसका उत्तर होगा अरहर और सनई की फसलें पकने पर जब हवा से हिलती हैं तो इनकी मधुर ध्वनि करधनी के घुंघरुओं की तरह सुनाई देती है। पांचवा है भाव स्पष्ट कीजिए। क बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, अर्थात बालू पर लहरों के निशान सांपों की तरह लहरदार दिखाई देते हैं। सूरज की किरणें बालू को इंद्रधनुष के समान सतरंगी बना देते हैं। ख हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, अर्थात हंसमुख हरियाली ठंड में धूप सेकते हुए अलसाकर सोए हुए मालूम पड़ते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर, इसमें है पुंडोक्ति प्रकाश। पुंडोक्ति का अर्थ होता है पुनः उक्ति यानी दोबारा आना। जब कविता में एक शब्द दो बार आए हों और दोनों का अर्थ एक ही हो तो वहां पुंडोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हिल हरित रुधिर है रहा झलक, ये है विरोधाभास अलंकार। क्योंकि हरित का अर्थ होता है हरे रंग का, रुधिर यानी लहू या रक्त लाल रंग का होता है। इन दोनों शब्द में विरोध है, इसीलिए यह विरोधाभास अलंकार है। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो इस कविता में नदियों के किनारे बसने वाले गांव का सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आगे जो भी रचना और अभिव्यक्ति है उसको आप अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए पूरा करोगे, क्योंकि कुछ काम खुद करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपने यह कविता ग्राम श्री समझ लिया है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।